नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। तो ले आया हूँ मैं आपके लिए 2023 का प्रश्न पत्र और हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं पशुपालन। और इसमें हमने जो है 2 प्रश्न पत्र हल किए और पहला जो है 2022-23 का हमने हल किए और 24-25 का हल किए। अब हम हल करने वाले हैं 23-24 का। तो यदि आपने वो प्रश्न पत्र नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो डले हुए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से एक एक प्रश्न समझाया हुआ हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से देखें तो आपके पेपर की बहुत अच्छे से तैयारी होने वाली है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2023 में आया हुआ प्रश्न पत्र, उसको भी हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम किए हुए। और पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने वाली कोशिकाएं हैं। तो रक्त को फेफड़े तक जो पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य धमनी करती है। यानी दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? नर पशुओं का मुख्य लैंगिक अंग है। तो नर पशुओं का यदि हम मुख्य लैंगिक अंग देखें तो वो है वृषण। और इसके बहुत सारे सहायक लैंगिक अंग भी होते हैं, वो भी आपको जो है मैं आगे समझाने वाला हूँ। साहिवाल गाय का मूल स्थान है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी गाय बिना कुबड़ वाली होती है? यदि आपको बिना कुबड़ वाली गाय याद रखना है तो आप ऐसे याद रखें, जो विदेशी गाय होती है वो सारी बिना कुबड़ वाली ही होती है। जैसे यहाँ पर जो है दिया है जो जरसिंधी। जरसिंधी एक क्रॉस नस्ल है तो इसमें कुबड़ नहीं पाई जाती है। कौन सी पहचान है? जरसिंधी। फिर क्या दिया है? बहुत निकट संबंधित प्रजनन को कहते हैं। बहुत निकट संबंधित प्रजनन को संप्रजनन कहते हैं। और प्रजनन के बारे में हमने बहुत अच्छे से क्लास में समझे हुए हैं। कृत्रिम दूध को कहते हैं। कृत्रिम दूध यानी ऐसा दूध जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया हो, ऐसा दूध को कृत्रिम दूध कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है मनुष्य द्वारा निर्मित। फिर देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में क्या पूछा है? गाय का वैज्ञानिक नाम। तो यहाँ पर पार्टिकुलर ये नहीं कहा गया है कि देसी गाय का बताना है क्या विदेशी गाय का, तो हमें बताना है देसी गाय का। तो गाय का वैज्ञानिक नाम होता है बोस इंडिकस। बोस इंडिकस ये गाय का वैज्ञानिक नाम है। गिर गाय। तो गिर दूसरा क्या पूछा है? गाय की गिर नस्ल का मूल स्थान है। तो आपको बिल्कुल पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि गिर क्षेत्र कहाँ पर है, गिर वन कहाँ पर है। तो गिर वन जो है गुजरात में है, तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होगा? दक्षिण काठियावाड़ के गिर वन, गुजरात। तो इसका स्थान कहाँ पर है? आप लिख सकते हो गुजरात। फिर क्या दिया हुआ है? कृत्रिम योनि का तापमान क्या होता है? कृत्रिम योनि यानी वह होती है जो पशु से वीर्य को संग्रह करने के लिए उपयोग होती है। तो उसका तापमान जो होता है 42 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या पूछा है? कड़कनाथ खालिस्तान की नस्ल है। कड़कनाथ जो है एक मुर्गी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? मुर्गी की नस्ल। और यह किस लिए जानी जाती है? काला मांस के लिए जानी जाती है और इसका मांस बहुत स्वादिष्ट होता है। दुग्ध उत्पादन को खालिस्तान क्रांति भी कहते हैं। दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति भी कहते हैं और इंग्लिश में से ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। और इसके पिता कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो श्वेत क्रांति के पिता के नाम से जाने जाते हैं। और इस क्रांति को 3 चरणों में बांटा गया। पहला चरण था 1970, दूसरा 1975 और तीसरा था 1900। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? पार्श्वीकरण का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक खालिस्तान
के नाम पर रखा गया। तो पाश्चुरीकरण का जो नाम है लुईस पाश्चर एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर रखा गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें निश्चित तापमान पर दूध को गर्म करके दूध की गंदगी या दूध में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। अभी हमने देखे रिक्त स्थान, अब हम देखने वाले हैं सही जोड़ी। और सही जोड़ी में पहली जोड़ी क्या बनाना है कि भारतीय डेयरी निगम का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। भारतीय डेयरी निगम का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन से, यानी ये श्वेत क्रांति के पिता है। इंडो स्विस प्रोजेक्ट कब चलाया गया था? ये हमसे पूछा है। इंडो स्विस प्रोजेक्ट जो है स्विट्जरलैंड के सहयोग से चलाया गया था। फिर इसके बाद में क्या दिया है? पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना का आरंभ आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि 1951 से प्रारंभ हुआ था। और फिर क्या पूछा? पांचवा, सहकारिता साख समिति अधिनियम कब बना था? सहकारिता साख समिति अधिनियम 1904 में बना था। तो ये हमने देखे सही जोड़ी। और सही जोड़ी में एक प्रश्न और आ सकता है, एनडीडीबी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, या पूछ सकता है कि स्थापना बताइए। तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। अब हम देखने वाले हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। तो एक शब्द या एक वाक्य में पहला उत्तर क्या है? कड़कनाथ मुर्गी का उत्पत्ति स्थान हमें बताना है। तो कड़कनाथ मुर्गी का उत्पत्ति स्थान क्या है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहां पर है? झाबुआ जिला। कहां पर है? झाबुआ जिला। दूध के मूल्य का भुगतान किया जाता है। दूध के मूल्य का भुगतान जो उसमें उपस्थित वसा है उसके आधार पर किया जाता है। पाश्चुरीकृत दूध में कितना तापक्रम रखते हैं? पाश्चुरीकृत दूध में कितना तापमान रखते हैं? तो 4 डिग्री सेल्सियस तक 4 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान रखते हैं। प्रयोगशाला में दूध की वसा का प्रतिशत कैसे याद करते हैं? प्रयोगशाला में दूध की वसा का प्रतिशत गर्बर विधि के द्वारा याद किया जाता है। गर्बर विधि के द्वारा। HTST विधि में दूध को कितने ताप तक गर्म करते हैं? 72 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब HTST का मतलब क्या होता है? यह दूध को गर्म करने की एक विधि है जिसका फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। और इस विधि में दूध को जो है 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए गर्म किया जाता है। फिर इसके बाद दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके उसको पैकिंग किया जाता है। ये हमने देखे एक वाक्य में उत्तर। अब हम देखने वाले हैं सत्य असत्य। तो निश्चित ही है, मैं समझता हूं कि ये पेपर आपको बहुत अच्छे से समझ में आता होगा, और नहीं आता होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा। मैं आपको एक एक बातें बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। और 11वीं वालों का कल पेपर है और आप इस पेपर को देख लीजिए। बाकी के 2 पेपर मैंने और हल करवाया हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मेरे सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हूँ, सारे आप देख लीजिए। 3 साल तक के पेपर निश्चित ही आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए हम सत्य सत्य देखने वाले हैं। पहला सत्य सत्य में क्या पूछा है? आयन पर टेढ़ी मेढ़ी और अधिक सिराएं होने से दूध का उत्पादन अधिक होता है, ये दुधारू गाय की पहचान होती है। यानी ये प्रश्न कैसा है? सत्य है। गाय का अधरवक्ष कम विकसित होता है, बिल्कुल सही, गाय का अधरवक्ष कम विकसित होता है। तो अधिक विकसित किसका होता है? बैल का होता है। गर्भित गाय पुनः ऋतुमय नहीं होती है। जी हाँ, यह एक बार गर्भ धारण करने के बाद गाय पुनः ऋतुमय नहीं होती है। तो ऋतुमय कब होती है? बच्चा देने के बाद। फिर इसके बाद में क्या दिया है? दूध में वसा का निर्धारण पाश्चुरीकरण कहलाता है। दूध में वसा का निर्धारण
पाश्चुरीकरण नहीं कहलाता है। गलत। पाश्चुरीकरण तो क्या कहलाता है? दूध को गर्म करके उसके हानिकारक जीवाणु या दूध का भंडारण क्षमता को बढ़ाना पाश्चुरीकरण कहलाता है। दूध को उपभोक्ता में वितरित करना ही वितरण कहलाता है। बिल्कुल, वितरण का मतलब होता है दूध को उपभोग करने वाले लोगों के पास तक पहुंचाना यानी भेजना। दूध पैकेजिंग का अर्थ है दूध को खुला रखना होता है। बिल्कुल गलत। दूध पैकेजिंग का अर्थ होता है दूध को पैक करके रखना। अब हम देखने वाले हैं, अभी हमने ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखे, अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रश्न उत्तर जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं आपको ओरली समझाने वाला हूं और यदि आप मेरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो निश्चित ही आपको यही याद होने वाला है। और यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अभी परीक्षा का समय है और मैं आपको नए नए कंटेंट अवेलेबल कराने वाला हूं। फिर क्या पूछा है? गाय के श्वसन तंत्र के 4 अंगों के नाम लिखिए। तो गाय के श्वसन तंत्र के 4 अंग बहुत सरल है। आप लिखिए, पहला नासारंध्र, फिर दूसरा लिखिए ग्रसनी, फिर तीसरा लिखिए फुफ्फुसनाल और चौथा लिख दीजिए फेफड़े। ऐसे तो बहुत सारे और भी अंग हैं, लेकिन आप केवल ये 4 जो है सरल, इनको आप याद रखिए। फिर क्या पूछा है? गाय के आयन का नामांकित चित्र बनाइए। तो गाय के आयन का नामांकित चित्र आपको ही बनाना पड़ेगा। फिर क्या दिया है? कृत्रिम गर्भधान किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। बहुत छोटी और बहुत आसान परिभाषा मैं आपको देने जा रहा हूं, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप इस तरह से लिखिए, कृत्रिम रूप से नर का वीर्य संचित करके प्रयोग में लाने के समय तक उसे उचित ढंग से सुरक्षित रखकर एवं उसकी गर्भधारण करने की शक्ति की परीक्षा करके वैसे ही पतला करके ऋतुमय गाय की योनि में यंत्र द्वारा पहुंचाना कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। एक बार फिर से, कृत्रिम रूप से नर का वीर्य संचित करके प्रयोग में लाने के समय तक उचित ढंग से सुरक्षित रखकर एवं उसकी गर्भधारण शक्ति का परीक्षण करके उसे या पतला करके ऋतुमय गाय के योनि तक पहुंचाना कृत्रिम गर्भधान कहलाता है। अब कृत्रिम गर्भधान के 2 लाभ, कृत्रिम गर्भधान के 2 लाभ निम्नलिखित है। पहला, उत्तम किस्म के नस्ल तैयार करना। दूसरा, पशु के दूध के उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना। तीसरा, प्रजनन संबंधित बीमारियों को रोकना। अब हमारे सामने अगला प्रश्न क्या दिया है? भ्रूण प्रत्यारोपण किसे कहते हैं? तो भ्रूण प्रत्यारोपण, अब भ्रूण प्रत्यारोपण से आप ऐसे समझिए, भ्रूण प्रत्यारोपण एक प्रकार की अति विशिष्ट मादा पशु के गर्भाशय से भ्रूण निकालकर या मादा पशु के गर्भाशय से भ्रूण निकालकर दूसरे सामान्य पालक मादा पशु के गर्भाशय में प्रत्यारोपण करना भ्रूण प्रत्यारोपण कहलाता है। एक बार फिर से, भ्रूण प्रत्यारोपण एक अति विशिष्ट मादा पशु के गर्भाशय से भ्रूण निकालकर दूसरे सामान्य पालक मादा पशु के गर्भाशय में प्रत्यारोपण करना भ्रूण प्रत्यारोपण कहलाता है। अब भ्रूण प्रत्यारोपण के 2 लाभ लिखेंगे। तो भ्रूण प्रत्यारोपण के ऐसे तो बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन हम 2 देखेंगे। इसमें क्या होता है? पहला, सांड में आनुवांशिक गुण व दोष की पहचान की जा सकती है। दूसरा, और मन चाहे पशुओं की किस्म तैयार की जा सकती है। तीसरा, और कम समय में अधिक से अधिक पशुओं को तैयार किया जा सकता है। तीसरा क्या दिया है? सुअर की 4 जातियों के नाम लिखिए। तो सुअर की 4 जाति के हम नाम देखने वाले हैं। पहला नाम आप ये याद रखिए, यॉर्कशायर बड़ा सफेद, यॉर्कशायर मध्यम सफेद, फिर लैंडरेस, और इसके बाद में आप चौथी जाति का नाम याद रखिए डुराक जर्सी, या तो आप रख लीजिए बर्कशायर।
तो ये है सूअर की जातियों के। अब यहाँ पूछा है मछली पालन के कोई दो महत्व लिखिए। तो मछली पालन से रोजगार की प्राप्ति होती है, मछली पालन से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, मछली पालन से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। फिर क्या दिया है प्रश्न क्रमांक 10 और 10 में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा है कि मुर्गी पालन के दो लाभ लिखिए। तो मुर्गी पालन से दो लाभ क्या है? पहला रोजगार की प्राप्ति, दूसरा उत्तम किस्म की खाद की प्राप्ति, तीसरा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। अब फिर अथवा में क्या दिया? मुर्गी पालन में आने वाली कोई दो प्रमुख बाधाएं लिखिए। तो सबसे पहले तो मुर्गी पालन में आने वाली पहली बाधा पूंजी का ना होना, दूसरा मुर्गी पालक का अनुभवी न होना, तीसरा भारत में मुर्गी पालन से संबंधित समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था न होना, चौथा उत्तम आहार की व्यवस्था न होना। तो ये सारी जो है मुर्गी पालन में समस्या आती है। फिर क्या पूछा है? सहकारिता की परिभाषा। 11 में क्या पूछा है? सहकारिता को परिभाषित कीजिए और सहकारिता के कोई दो लाभ लिखिए। तो सहकारिता की मैं बहुत स्पष्ट और सुंदर परिभाषा आपको बताता हूं। वो क्या है कि सहकारिता संगठन का वह स्वरूप है जिसके अनुसार व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की वृद्धि हेतु समानता के आधार पर सम्मिलित होते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हैं सहकारिता वह संगठन है जिसमें व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलकर एक समूह बनाकर आर्थिक लाभ की पूर्ति करने के लिए एक संगठन बनाते हैं। यह सहकारिता कहलाती है। सहकारिता से दो लाभ। सहकारिता से ऐसे तो बहुत सारे लाभ हैं, सहकारिता से दो लाभ। तो सहकारिता का पहला लाभ क्या है? आर्थिक हित की पूर्ति होती है। दूसरा कृषि यंत्रों का सदुपयोग होता है। तो ये आपको ऐसे बता देना है। तीसरा कृषक की या अब हम देखने वाले हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में क्या दिया है? दुग्ध निर्जीवीकरण किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपको प्रश्न पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि दुग्ध निर्जीवीकरण का मतलब ये होता है कि दूध को जो हानिकारक जीवाणु है उनको नष्ट करना। तो हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और प्रश्न नंबर है 12। तो प्रश्न नंबर 12 में हम देखने वाले हैं दुग्ध निर्जीवीकरण। तो उसको आप ऐसा बोलिए या ऐसी परिभाषा आपको लिखना है। निर्जीवीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध तथा दूध के पदार्थों को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित सभी बैक्टीरिया तथा एंजाइम नष्ट हो जाए। दुग्ध निर्जीवीकरण क्रिया कहलाती है। दुग्ध निर्जीवीकरण एक बार फिर से वह क्रिया है। दुग्ध निर्जीवीकरण वह क्रिया है जिसमें दूध तथा दूध के पदार्थों को उचित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित सभी बैक्टीरिया तथा एंजाइम नष्ट हो जाए। अब दूध निर्जीवीकरण करने की दो क्रिया है। एक तो है LTLT और दूसरी है HTST। आप दूध पैकेजिंग के दो लाभ लिखिए। दूध पैकेजिंग के पहला लाभ दूध को अपमिश्रण से बचाना, दूसरा दूध की भंडारण क्षमता बढ़ाना, तीसरा दूध को आसानी से परिवहन करना। यह है दूध पैकेजिंग के लाभ जो अथवा में प्रश्न दिया था। अब हम देखने वाले हैं कृत्रिम दूध की परिभाषा लिखिए। कृत्रिम दूध कैसा होता है? प्रश्न क्रमांक 13। तो कृत्रिम दूध की बहुत सरल सी परिभाषा है, आप ऐसे याद रखिए। कृत्रिम रूप से मनुष्य द्वारा निर्मित होता है। यह देखने पर प्राकृतिक दूध के समान दिखाई देता है किंतु भौतिक और रासायनिक एवं पोषक गुणों में प्राकृतिक दूध से बिल्कुल भिन्न होता है। कृत्रिम दूध कहलाता है। फिर अथवा में क्या दिया है? कृत्रिम दूध का मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है वो लिखिए। तो ऐसे तो बहुत सारे हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं लेकिन हम दो देखने।
टीबी बीमारी का होना, दूसरा एंथ्रेक्स बीमारी का होना, तीसरा टाइफाइड का होना, चौथा उल्टी या दस्त लगना, पांचवा हैजा जैसी बीमारी होना। ये सब जो है कृत्रिम दूध के हानिकारक प्रभाव है। अब हम क्या देखने वाले हैं, भारत में पशु की हीन दशा के 3 प्रमुख कारण लिखिए। तो भारत में हीन दशा के प्रमुख कारण है, सबसे पहला तो जो है पशुपालक की आर्थिक स्थिति का खराब होना, दूसरा पशु के लिए चारागाह की व्यवस्था न होना, तीसरा संतुलित आहार की व्यवस्था न होना, चौथा समय समय पर टीकाकरण न करवाना। तो ये सब आर्थिक दशा के खराब होने के कारण है। फिर क्या दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व लिखिए। तो पशुओं से भारतीय अर्थव्यवस्था में कैसे फायदा होता है, सबसे पहला तो रोजगार की प्राप्ति होती है, दूसरा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तीसरा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, चौथा पशुपालन से मांस, ऊन ये पदार्थ मिलते हैं, इनसे जो है विदेशों में बेचकर अच्छे पैसे कमाया जा सकता है। तो ऐसे हमको लिखना है। तो बस आज का वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद जब सेकंड पार्ट्स आएगा तो उसमें जो भी प्रश्न बचे हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और यदि चैनल में नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए।